अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, फूड इन्फ्लेशन एक तरह से सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर उभर कर सामने आया है, क्योंकि बजट की ख्वाह बात कर लें या फिर अगर पॉलिटिकल एतबार से इसको देख लें तो फूड इन्फ्लेशन जो कि इस वक्त डबल डिजिट में है बकौल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स। इसके ऊपर खैर अपोजिशन और गवर्नमेंट के हवाले से भी काफ़ी इस हवाले से बात और बहस ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन नंदलेस डबल डिजिट फूड इन्फ्लेशन को इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी एज अ मैटर ऑफ वरी इसको बताते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर जनाब शौकत तरीन भी ये प्रायोरिटाइज करते हुए इस एरिया को नजर आते हैं। नाजरीन, ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी ज़्यादातर अजनास चूँकि हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और फॉर वन रीज़न और दी अदर ऐसी नौबत आ जाती है कि हमें बेशतर अपने अजनास के लिए दरामदात पर इन्हिसार करना होता है। ये नाजरीन एक बड़ा पिवटल सवाल है जो कि बारहा हम उठाते रहे हैं और इस मरतबा भी इसको फोकस करने की हम कोशिश करेंगे, बिलखुसूस आज के इस प्रोग्राम के जरिए। बजट के हवाले से भी ये सबसे एक कोर एरिया है जो कि सामने आया। तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या मैक्रो इकोनॉमिक रिवाइवल के अलावा अगर बात करें तो फूड इन्फ्लेशन एक वो चीज़ है जो कि आम आदमी को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है और हुकूमत के लिए भी ये एक सबसे पिवटल एरिया के तौर पर सामने आ रहा है। हैविंग सेड दैट नाजरीन, आज वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी कौमी असम्बली में, उसमें भी हमने इन तमाम अहवाल से बात सुनी और इस चीज़ को उन्होंने एक दफ़ा फिर से आइडेंटिफाई किया कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी अगर हम बेशतर अपने अजनास के लिए इम्पोर्ट्स पर इन्हिसार करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और एक मैटर ऑफ वरी है। दीगर मामलात पर भी नाजरीन अगर बजट के हवाले से बात करें तो इसी एरिया को आइडेंटिफाई करते हुए अब ये कहा जा रहा है कि जब तक ज़रूरी शोबे में बेहतरी नहीं होगी तब तक ये तमाम मामलात हमारे लिए जूं के तूं रहेंगे। एक बम्पर क्रॉप की भी नाजरीन हमने बात सुनी कि बम्पर क्रॉप इस मरतबा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि फेडरल कैबिनेट ने बाकायदा मंजूरी दी कि एक मरतबा फिर से हम दरामद करें, बिलखुसूस वीट को जो है वो इम्पोर्ट करें ताकि किसी भी आने वाले दिनों में शॉर्टेज से बचा जा सके। नाजरीन, इस पूरे एक एस्पेक्ट पर बात करना बड़ा ज़रूरी है और आज वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में एक तो इस चीज़ पे भी जब हाईलाइट किया तो साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा बजट में क्या कुछ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है जिनके ज़रिए इन मसाइल का गालिबन ये कि हल निकल सकता है। आसान शराइत दी जाएँ किसानों को और बिलखुसूस छोटे किसानों को इंसेंटिवाइज किया जाए, आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएँ। लाइव स्टॉक एक और एरिया आइडेंटिफाई किया जहाँ पर रिसर्च के ज़रिए और R&D के ज़रिए एक इम्प्रूवमेंट लाई जाए और जो ईल्ड है वो बढ़ाई जाए। तो ये तमाम नाजरीन वो बातें हैं जिनका तस्करा हमने आज वंस अगेन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सुना। फ्लोर ऑफ द हाउस पे इन तमाम अहवाल से बात हुई, लेकिन नाजरीन अगर आइडेंटिफाई करने वाले एरियाज की हम बात करें, ये भी एक कंटिन्यूटी का ही एक इस चीज़ का भी तसलसल है कि पिछले साल ही हमने वीट का शॉर्टेज देखा, फिर हमने चीनी का शॉर्टेज देखा। ये तमाम मामलात बहुत एक हाई लेवल पर जाकर पोलिटिसाइज भी हुए, इनके ऊपर बाकायदा इंक्वायरीज हुई, हुकूमत ने इंक्वायरीज वगैरह कंडक्ट कराई, कमीशन तश्कील दिए, बड़े सारे मामलात चले नाजरीन। लेकिन अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों का हल क्या है, इसको आज ज़रा आइडेंटिफाई करने की तकनीकी बुनियादों पर हम कोशिश करेंगे और हुकूमती पर्सपेक्टिव में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बात तो यकीनन एक बात ज़रूर है कि पॉलिसीज़ जो रही हैं वो इतनी साजगार नहीं रही हैं जिनकी वजह से हम इन तमाम चीज़ों को या इस तरह के प्रॉब्लम्स को अरेस्ट कर पाते। हैविंग सेड दैट, क्या आने वाली पॉलिसीज़ में वो चमक या वो रमक है कि वो पुरानी पॉलिसीज़ के एक तसलसल को सुधार सकती हैं? ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल है जो हम टेबल करेंगे। इसमें गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी जानेंगे और साथ साथ एक्सपर्ट की भी जो आरा है वो भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे। हमारे इदारे इस हवाले से क्या कर रहे हैं, R&D के हवाले से बिलखुसूस ये क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इतने तवील अरसे में कुछ नहीं किया और इस वजह से हम अपनी जो पर एक्टर एक यील्ड है वो हम नहीं बढ़ा पाए। तमाम अमूर पे हम आज कलेक्टिवली रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए खालिद महमूद खोखर साहब, सदर हैं आप पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, और इन तमाम अहवाल पे हमें बताएंगे। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी भी मौजूदगी के लिए। और शॉर्टली नाजरीन वी आर एक्सपेक्टेड टू बी ज्वाइंड बाय जमशेद इकबाल चीमा साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं फूड सिक्योरिटी पर। तो इन अहवाल से वो हमें बेहतर बताएंगे। कन्वेंशन सेंटर में बाकायदा इस हवाले से एक तकरीब का भी इनेकाद किया जा रहा है जिसमें मजीद इस किस्म के ऐलानात और पॉलिसी लेवल पर मजीद क्लैरिटी मुतवक्के है। वो क्या वाकई ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे इस ज़रूरी शोबे के लिए बदल पाएंगी या नहीं बदल पाएंगी, और क्या
एग्रीकल्चरल बैकबोन को, जो हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि ज़रूरी शोबा तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्या उसको हम एक मरतबा फिर से रिवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो आज हम इस निशिस्त के जरिए टेबल करने की कोशिश करेंगे। चीमा साहब जैसे ही मुझे ज्वाइन करते हैं, ज़ाहिर है वो हमें हुकूमत का इसमें पर्सपेक्टिव बताएंगे, लेकिन खालिद महमूद साहब, अगर आपसे बात का हम आगाज़ पहले कर लें। किसानों के हाल, वज़ीर आज़म ने बल्कि पिछले दिनों हमने देखा कि बजट की आमद से बिल्कुल कुछ रोज़ पहले उन्होंने तमाम किसानों को बुलाकर उनके साथ एक नशिस्त भी रखी। ये फरमाइएगा, आप क्या ब्रॉडली आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मुश्किलात हैं, और क्या इस मरतबा आपको कोई पॉलिसीज नज़र आ रही हैं जो जिनसे इन देरीना मुश्किलात का हल होगा, या मामलात वैसे ही रहेंगे जैसे चलते आ रहे हैं अभी तक? देखें जी, मैं आज खुशकिस्मती से चेयरमैन पीआरसी भी साथ बैठे हैं। जो सबसे ज़्यादा पिछले 30 सालों को इग्नोर किया गया वो रिसर्च को किया गया, क्योंकि हमारा जो रिसर्च का बजट था वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 था। अब इसके मुकाबले में इंडिया की इतनी बड़ी जीडीपी है, उनका 0.4 था, चाइना 0.5 था, ब्राज़ील 1.75 था। यहाँ जो हमारे तहकीक के इदारे हैं उनके पास स्ट्रेंथ तो मौजूद थी, लेकिन फंडिंग जो थी वो 98% तनख्वाहों में जाती थी, रिसर्च के लिए पैसा ना होने के बराबर था। हमने अपने रिसर्च के इदारों को तबाह किया, जिसकी वजह से हमारे पास वो बेहतर जो काम ले सकते थे रिसर्च इदारों से, वो नहीं ले सके। अब आप ये देखें कि खुसूसन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फसल जो तबाह हुई है वो कपास की है। मैंने 92 में काश्तकारी शुरू की थी। 92 में हमारी कॉटन की प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया 1 करोड़ 10 था। आज इंडिया 4 करोड़ पे चला गया, और हमारी इस वक्त हमने कॉटन बेल का वजन भी कर लिया, हम इस वक्त 56 लाख पे हैं। क्योंकि पिछले 30 सालों से मैं जो देख रहा हूँ, हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है। अगर उनकी तरजीहात में ज़राअत नहीं थी तो मैं समझता हूँ उनकी तरजीहात में पाकिस्तान नहीं था। क्योंकि अगर वो इस तरफ तवज्जो देते, टॉप प्रायोरिटी देते, सिर्फ नाम लेते रहे, इसका नाम इस्तेमाल, ज़राअत का नाम इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि ये जो मुल्क पाकिस्तान है ना, हमारी हम बचपन से पढ़ते आए कि हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, और अगर ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी। आज जो अमन अमान ख़राब है उसकी वजह भी यही थी, जब मईशत बेहतर होगी तो अमन अमान भी खुद ब खुद बेहतर होता है। इसीलिए आज आप ये देखें, अगर गांव में आप जहाँ देखें, एक वक्त में गांव के लोग बड़े सेहतमंद हुआ करते थे, अब गांव में भी वो सेहत नहीं है। वहाँ जो खातून है उसकी सेहत अच्छी नहीं है, फिर उसके बच्चे की सेहत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को बेहतर फीड नहीं कर सकती। इसी तरह जो वहाँ हमारे काम करने वाले लोग हैं उनकी, क्योंकि उनको खुराक पूरी नहीं मिल रही। अच्छा खालिद साहब, सिर्फ इतनी इजाजत दीजिएगा, नाजरीन बताती चलूँ, जमशेद इकबाल चीमा साहब भी अब मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी, और इन तमाम अहवाल पे जिनका इब्तदाइये में तस्करा मैंने किया, और खालिद साहब भी इस पर अब मजीद बता रहे हैं गवर्नमेंट की क्या सिमत है पॉलिसीज़ की, इस हवाले से बताएंगे। वेलकम ऑन बोर्ड जमशेद साहब, शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मैं शॉर्टली आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन खालिद साहब मुकम्मल पहले आप कीजिएगा। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि रिसर्च के ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी पिछले 30 सालों से। हमारी पैदावार वहीं के वहीं खड़ी है। अब आके प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तरफ एक कोशिश शुरू की है। और काश्तकारी तो ऐसी है कि 6 महीने बाद रिजल्ट मिलता है। कोई ऐसा कारोबार नहीं जिसमें 6 महीने बाद रिजल्ट मिल सके, इसमें 6 माह बाद रिजल्ट मिलता है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी 5-6 फसलें अच्छी हुई हैं और अच्छा रेट मिला है। इसलिए काश्तकार अगली फसलों पे पूरी ताकत से वो काम कर रहा है, पूरा वो फोकस कर रहा है काश्तकार। अगर काश्तकार देखें मुहब्बे वतन है, उसकी वजह यह है कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, कि वो अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर है, जदाद इधर है, उसकी तालीम इधर है, सेहत इधर है, यानी कि हर लिहाज से अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, अपने मुल्क से जुड़ा हुआ है। इसलिए अपने मुल्क की बेहतरी हर वक्त सोचता है। और अब यकीन कर लें, वो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ इस ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है, यानी कि वो हर वक्त इबादत में होता है, मैं ये समझता हूँ। और जो उसके साथ सलूक नारवा रखा गया, क्योंकि उसे मैं पिछली 3 दहाइयों से देख रहा हूँ, उसे पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम ना किया गया। आज यकीन कर लें, मैं प्राइम मिनिस्टर को फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो शुगर केन एक्ट को उन्होंने दोबारा उसमें तरमीम करवाई है। ये पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं है, कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया जो काश्तकार के साथ खड़ा हुआ इस तरीके से, जो उन्होंने किरदार अदा किया है। क्योंकि अभी वो 3-4 दिन पहले वो साइन होके अब नोटिफाई होके आ गया। अब मैं काश्तकारों में जो खुशी आई है, मैं उनके जज्बात का लफ्ज़ में अहदा करके नहीं बता सकता वो कितने खुश हैं। क्योंकि जो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑर्डिनेंस लेके आए, ऑर्डिनेंस आने की वजह से कम अज़ कम 80 से 90 अरब रुपया डायरेक्ट काश्तकार की जेब में गया है। जब दोबारा वो एक डाका डाला गया, पंजाब असम्बली को बिल्डोज किया गया, जो एक्ट लाया गया 4 मई को, उससे क्या हुआ कि वो 80-90 अरब काश्तकार की जेब से निकल के दोबारा शुगर मिल की जेब में चला गया। प्राइम मिनिस्टर को वो लेटर भी मैंने लिखा था, मैं उनका ममनून हूँ कि उन्होंने ख़त पे, मैं आप सुन के हैरान होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उन्होंने आधा घंटा टाइम लिया, उसके बाद उनका एक्शन शुरू हो गया। अब दोबारा तरमीम होने के बाद अब काश्तकार को ये यकीन हो गया है कि हमें पूरा रेट मिलेगा। असल काश्तकार के साथ इशू यही है
कि उसको उसकी फसल का पूरा मुआवजा नहीं मिलता। पूरा मुआवजा। और ये भी आज वजीर आजम ने जब ये बात की तो फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को आइडेंटिफाई किया कि डायरेक्ट किसानों को इंसेंटिवाइज किस तरह से किया जाए। डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से, चीमा साहब अगर मैं आपसे पहले इसका जवाब, एक तो एक कोर एरिया इस पे आप जरूर फरमाइए, और जो कन्वेंशन सेंटर में जो तकरीब का बाकायदा इनेकाद, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? ये जो देरीना मसाइल हैं हमारे ज़रूरी शोबे में, ये कोई हल होके देंगे? डबल डिजिट पे फूड इन्फ्लेशन है, आपके साथ हम मुतअद्दिद ऐसे इससे पहले भी हम ये प्रोग्राम्स वगैरह कर चुके हैं और सियासी डिबेट भी आपके साथ रह चुकी है इन अहवाल से। एक तो ये बताइएगा नई क्या चीज़ एक तो मुतवक्के है, और एक और चीज़ सर, क्योंकि नाकिदीन इस हवाले से एक ज़ाहिर एक सवाल है, और ये टेक्निकली स्पीकिंग भी, कि बम्पर क्रॉप एक तरफ हम इसकी बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें एक मरतबा फिर इंपोर्ट करने की ज़रूरत आन पड़ी ताकि हम किसी भी फ्यूचरिस्टिक बहरान से बच सकें। तो ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली बात तो ये कि ये आप याद रखें कि पाकिस्तान बड़ी देर से गंदम इंपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने पहली बार गंदम इंपोर्ट की 1960 में और फिर इंपोर्ट करता रहा। 1980 और 2000 सन 2000 के दरमियान 20 साल में अगर देखें तो 16 साल गंदम इंपोर्ट हुई है। 4 साल सिर्फ गंदम नहीं इंपोर्ट हुई, 16 साल गंदम इंपोर्ट हुई है। उसके बाद भी अगर लगातार देखें तो पाकिस्तान नेट फूड का इंपोर्टर रहा है। सो बेसिक जो वजह है उसकी ये थी कि आपकी ज़राअत की सिमत ठीक नहीं थी। आपकी ज़राअत जो है ये गुजारा ज़राअत चल रही थी, ये आप कह लें कमर्शियल ज़राअत पे गई नहीं है। दूसरी ये कि हमारी ज़राअत का जो डिज़ाइन था वो बड़े मुल्कों की ज़राअत जमशेद साहब अलाउ मी, मुझे ब्रेक की तरफ फौरी जाना है। नाजरीन वापस आते हैं, स्टे विद अस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए जी, चीमा साहब एक तो मुकम्मल कीजिएगा।
मैं बात कर रहा था कि बेसिकली सिमत दुरुस्त नहीं थी हमारी ज़राअत की, कि हम छोटी ज़राअत हैं, लेकिन हमारा जो डिज़ाइन था वो बड़ी ज़राअत वाला था, जहाँ बंदे थोड़े होते हैं और एकड़ ज़्यादा होते हैं। वो ज़राअत था हमारा अमेरिका का, जो अर्जेंटाइन का है, ब्राज़ील का है, रशिया का है, आप कह लें ऑस्ट्रेलिया का है, वो डिज़ाइन था। हमारे डिज़ाइन में बेसिकली आप कह लें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा होने चाहिए, हाई वैल्यू क्रॉप ज़्यादा होनी चाहिए, यू कैन से कि इंटर क्रॉपिंग ज़्यादा हो, फिर फूड प्रोसेसिंग ज़्यादा हो, वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो, फिर लाइफ स्टॉक ज़्यादा हो। ये बेसिकली हमारा डिज़ाइन बनता है। हमारा ये डिज़ाइन नहीं बनता कि हम गंदम काश्त करके आ जाएँ 6 महीने बाद जा काट लें, हम राइस काश्त करके आ जाएँ 4 महीने बाद जा काट लें, ये डिज़ाइन हमारा नहीं है। सो हम अमेरिका के डिज़ाइन पे काम कर रहे थे या ऑस्ट्रेलिया के डिज़ाइन पे काम कर रहे थे। सो हम ज़राअत की सिमत दुरुस्त करने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि इस वक्त जो फूड हम खा रहे हैं और जो वर्ल्ड एवरेज है, ग्लोबल एवरेज से हम इस वक्त 48% फूड कम खा रहे हैं। सो 48% ग्लोबल एवरेज से हम कम खा रहे हैं, फिर ये है कि हमारी तकरीबन 2.2% पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सो जो 48% आप कह लें कि ये जो ग्लोबल एवरेज से कम और जो अगले 7 साल में आबादी बढ़ेगी, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो हमें 80% खुराक और चाहिए ग्लोबल एवरेज को पहुंचने के लिए। सो ग्रेन में या ओवरऑल खुराक में या कैलोरीज में हमें 80% ग्रो करना है आप कह लें 7 सालों में। सो इसका मतलब है कि डबल डिजिट ग्रोथ हमें जाना पड़ेगा 11% 12% के हिसाब से। 11-12% ग्रोथ के लिए आपको यू विल हैव टू डू समथिंग वेरी स्पेशल। ठीक है, वो वेरी स्पेशल क्या है कि डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, फिर रिसर्च पे बहुत बजट खर्च कर रहे हैं, मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, फिर ये सिर्फ हम वर्टिकल ग्रोथ पे नहीं जा रहे, हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पे जा रहे हैं। इस वक्त आपके बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे कल्चर नहीं था, मतलब बलूचिस्तान है, फिर आपका फाटा है, फिर आपका सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपी हैं, यानी डेरा इस्माइल खान जो है, फिर आपका जीबी है गिलगित बल्तिस्तान, फिर आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट है यू कैन से कि ये पोठोहार का हिस्सा है, पोठोहार के हिस्से में ज़राअत नहीं होती थी। फिर आप कह लें कि हज़ारा डिवीज़न है, उसमें नहीं होती थी ज़राअत, नहीं होती थी, आइडेंटिफाई नहीं किया था कि किस आइडेंटिफाई एरिया नहीं का किया। क्या पोटेंशियल है। फिर हमने बेसिकली अब ज़मीन की मैपिंग कर ली, पूरे पाकिस्तान की मैपिंग कर ली। मैपिंग की हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब इस डिटेल से किया है कि अब बलूचिस्तान के 32 डिस्ट्रिक्ट हैं, 32 डिस्ट्रिक्ट में 25 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं कैनोला अपना ऑलिव के लिए, जैतून के लिए, 12 डिस्ट्रिक्ट काटन के लिए बड़े अच्छे हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट आप कह लें दाल के लिए बड़े अच्छे हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट आप कह लें कि ये सोयाबीन के लिए बड़े अच्छे हैं। फिर यहाँ नॉर्थ में सोयाबीन हम लेके आ रहे हैं। सो सोयाबीन में हम खुद कफील होने जा रहे हैं, हम इसमें दालों में खुद कफील होने जा रहे हैं। और सुपर फूड जो फ्यूचर की फूड है, जिसमें काटन आती है, जिसमें आप कह लें चाय आती है, जिसमें आपका गर्म मसाले सारे आते हैं, जिसमें स्पेशल फ्रूट्स आते हैं, फिर जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं, ये वर्ल्ड में इस वक्त 57 बिलियन डॉलर की मार्केट है। ये होने जा रही 1100 अरब डॉलर की, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आपकी एलोपैथी को ये रिप्लेस करने जा रही है, बड़ी तेज़ी से कर रही है, बड़ी तेज़ी से। सो उस पर हमने ये आप कह लें PRC को भी, बाकी यूनिवर्सिटियों को भी, गवर्नमेंट के अदारों को हमने टारगेट दे दिया है कि आप इसको अप स्केलिंग पे जाएँ, इसकी नर्सरी प्रोड्यूस करें, इसके प्लांट्स दें, हम सोसाइटी में इसको लेके जाएँ। ये जो एरिया है जीबी को हमने मेडिसिनल प्लांट्स का एरिया दिया है। और फिर हम इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट पे जा रहे हैं बिग वे में, कि हम टारगेट वज़ीर-ए-आज़म को मैंने लिया है जो उनसे टारगेट कि जी आप 2 साल बाद पाकिस्तान में किसी स्टोर पे जो चीज़ इंपोर्ट होती है, जिस शक्ल में इंपोर्ट होती है, वो हम आपको पाकिस्तान में इंपोर्ट करके देंगे, और वो आपको 5, 6, 7, 8, 10 गुना कम कीमत पे देंगे। मतलब जस्ट इस वक्त आप कह लें पाकिस्तान, आपको सर मार्केट जाएं, यहाँ पे आपको जो दूध मिलेगा इसका सोयाबीन का, सोयाबीन मिल्क आपको 1400 रुपये का मिलेगा 1 लीटर। ठीक है, हम आपको 50 रुपये का दिया करेंगे। यू कैन इमेजिन कि ये 50 रुपये और 1400 रुपये के व्हाट इज़ द डिफरेंस। सो ये आप कह लें कि हम इस मुल्क में जो गुलामी का कल्चर है उसे ख़त्म करके अपने साइंटिस्ट को इसमें ला रहे हैं कि जनाब आप फूड प्रोसेसिंग में जाएं, हाई वैल्यू एडिशन पे जाएं, प्रोडक्शन हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं। कोई टाइमलाइन फिक्स इस पे किए मुख्तसरन अगर आप फरमाएं, फिर हर प्रोजेक्ट की लाइन टाइमलाइन मुख्तलिफ है। मसलन फूड प्रोसेसिंग 2 साल का है हमारा। ठीक है, ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं कि हम किसान की इनकम डबल करेंगे, इस वक्त तकरीब $12,000 अरब रुपए की इनकम है, 20,000 करने जा रहे हैं, तो 20,000 7 सालों में करेंगे, 7 सालों में करेंगे। फिर जो हम 80 मिलियन टन की इसके पैदा करने जा रहे हैं ग्रेन, वो करने जा रहे हैं हम जाएंगे 7 साल में। फिर ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की डबल पैदावार कर रहे हैं, ये भी हम 7 साल में करेंगे। हनी का यहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हनी यहाँ पे बड़ा एक, जैसे कहते हैं कुरान पाक में कुछ पौधों का जिक्र है, कुछ फलों का जिक्र है, दूध का जिक्र है, दूध की नहरों का, शहद की नहरों का जिक्र है। वो जो जन्नत का कंसेप्ट है,
आज पता लगता है कि जन्नत बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उस जन्नत को ख़राब किया गया कि दूध जो है ना हालस मिलता है, शहद ना हालस मिलता है। ये सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा पाक चीज़ें थी पाकिस्तान में। यहाँ इनको इनके साथ तकद्दस जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो पौधे कुरान पाक में जिनका जिक्र था, जैतून की बात करें या अंगूर की बात करें, अनार की बात करें, इंजीर की बात करें, खजूर की बात करें, ये सारे वो पौधे हैं जो जिनका कुरान पाक में जिक्र था। इनका बड़ा एक तकद्दस अटैच था, हमने इनको ख़राब कर दिया। हम इस मुल्क को जन्नत नमा बनाने जा रहे हैं, मैपिंग करके। वाकई हम यहाँ पे जब दूध की पैदावार 3 गुना करेंगे, आप इमेजिन करें। तो जब हम शायद एम्बिशियस नहीं है, ये बड़ा रियलिस्टिक है। हम करने जा रहे हैं, बेसिकली किसी ने किया नहीं है। रिसर्च सारी रिसर्च सारी जो है पड़ी हुई अलमारियों में पड़ी हुई है, किसी को करने की इजाजत नहीं दी, पता नहीं किसी को चला या किसी को इसका नॉलेज नहीं था इस तरह। सो बेसिकली आप दूध, शहद, फल इतनी कसरत से होंगे इस मुल्क में कि इस मुल्क में जिसे कहते हैं प्रोसेस भी होंगे, एक्सपोर्ट भी होंगे, और यहाँ के लोग 200 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाया करेंगे। ये हमारा टारगेट है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो अगले साल का, अगले टेन्योर के एंड पे तक हम ये अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह, अल्लाह हमें ये दिन जल्द दिखाए। लेकिन डॉक्टर साहब, इतना आपका माशाल्लाह अच्छा इदारा और आपकी तो बहुत बेपनाह कॉन्ट्रीब्यूशंस होनी चाहिए इस तरफ। आप बताइएगा सर, आपने कितना अपने इस अच्छे पोटेंशियल को हार्वेस्ट किया है अपने इदारे के? बहुत शुक्रिया जी, आपने इस प्रोग्राम में आप हमें बुलाया। और जो पीएम का जो प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है और ये जो कन्वेंशन है उस हवाले से साहब ज़रा सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर रिसर्च है, जहाँ से टेक्नोलॉजी डेवलप होती हैं, तो उसका बेस वही बनना है। जो चीमा साहब ने सारी बात की है, जो अचीव करना है उसका जो बेस प्रोवाइड करना है वो रिसर्च ने करना है। और जितनी भी बातें अभी आपने सुनी हैं, आपको जो ज़रा मुश्किल लग रही हैं, चूँकि पिछले 3 माह में 4 माह में जब से चीमा साहब को मामले खसूसी की ज़िम्मेदारी दी गई है, इन्होंने एक्सटेंसिवली हमारे साथ जाके हर फैसिलिटी देखी है। और बहुत सारी जो हमारे अपने इनिशिएटिव थे जिनका हम इफ्तार नहीं कर पा रहे थे, कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था, उनका इन्होंने जाके दूर दराज इलाकों में, हम चलास में भी गए हैं, हम इसके अलावा गिलगित में हमारा जो एक सेंटर है उसमें एक बड़ी अहम एक इनिशिएटिव थे, उनका भी इन्होंने इफ्तार किया। बात यह है कि चीज़ें हमारे पास, और फोकस वही था, इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि हमारा जो प्लान था, जो हम चीज़ें अचीव करने जा रहे थे, हम ग्रेन से ऊपर जा नहीं रहे थे। हमारा सेल्फ सफिशिएंसी ग्रेन में, और उसके अलावा जो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर के हमारे जो सलूशन पड़े हुए थे हमारे जो अदारों के पास, सोच में तसव्वुर में ही नहीं थे वैल्यू एडेड। और हमने इनको दिखाए हैं, हमने इनको दिखाया है कि जी पोटैटो में 3 साल में कैसे सब सफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। और इन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया कि जी, हमने इनको बता दिया कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, जो बड़ी माइनर सी हैं, तो वो एश्योरेंस दे दी। और हमने कहा हम 3 साल बाद आपको आलू के जो बीज में, जो कि 3rd जनरेशन सीड होगा, उसमें खुद कफील कर देंगे इस मुल्क को। तो इसी तरह से हमारे पास 80-80 हर्ब्स की जो पनीरियाँ NARC में लगी हुई थी। और हमें पता था कि ये किस किस इलाके में ये इनके जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। अच्छा, अब इन्होंने जाके खुद देखा कि जी, इन्होंने अपनी आंखों से देखा जी गिलगित में तो ये हर्ब्स, और एक हर्ब्स की जो एक तो यूज़ है ना उसके हर्बल टी के हवाले से, या और उसके जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, दूसरा उसका ये है कि एसेंशियल ऑयल्स, इन्हीं हर्ब्स के एसेंशियल ऑयल चंद ग्राम जो हैं ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। जी, तो ये सारी चीज़ें जो रिसर्च में, ये इन्होंने सही कहा, ये लफ्ज़ हमें तो बड़ा बुरा लगता है कि रिसर्च अलमारी में पड़ी हुई है, और था भी ऐसा सोए चंद चीज़ों के। और एक और बात बताऊँ, वीट की बात आमतौर पे हमें क्रिटिसाइज किया जाता है, अंडरस्टैंड नहीं किया जाता कि वीट में, मैं चलो बड़ी क्रॉप में एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको रिसर्च का अंदाज़ा होगा, क्योंकि हमने भी 5 वैरायटियाँ पिछले 5 साल में दी हैं, और बाकी रिसर्च सिस्टम ने को 30 वैरायटियाँ दी हैं, जो सारी एक से एक बढ़कर हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि सूबों ने अच्छी वैरायटियाँ नहीं दी हैं। हर वैरायटी का पोटेंशियल, इस वक्त जब कम्पीट करते हैं ज़मींदार, तो वो वहाँ 85 मन 90 मन पैदावार ले जाती है। मेरे साथ ये बैठे हुए हैं कोकर साहब, ये खुद बताएंगे कि जो कंपटीशन में पैदावार क्या आती है। इसका मतलब है पोटेंशियल तो 90 मन का है, ले रहे हैं 28 मन। तो अब 28 मन और 90 मन में जो है, या चलें 60 मन तक जाना है या 40 मन तक जाना है, जिससे ये प्रोडक्शन जो अभी टारगेट चीमा साहब ने बताए हैं कि जी हमने डबल करनी है, जो हमारी जो कंजप्शन है उसको बेहतर करना है, तभी स्टंटिंग और वेस्टिंग, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था जब उन्होंने स्टार्ट किया हुकूमत, तो इसी पे उन्होंने बात की थी। तो वो तभी पूरा होगा जब मुल्क के अंदर ये चीज़ें पैदा होंगी, और सिर्फ ग्रेन नहीं। तो जब ये मैं सिंपली बता रहा हूँ कि जब आप 28 मन से 35 मन पे चले जाएंगे तो रेल पेल हो जाएगी। तो इन टेक्नोलॉजीज़ में जो हमने बनाई हैं, हमारी अभी भी एक वैरायटी जो नई हमने इस वक्त डेरा जो हमारा के नाम की एक वैरायटी, अजरक डेरा के नाम की वैरायटी आउट क्लास की है उसने। इस तरह पंजाब की 2 वैरायटीज़ है, अकबर है एक और है,
उन्होंने आउट क्लास किया है, वो दे रही है इस वक्त 60-65 मन। लेकिन ये तमाम वैरायटी जो नए सीड है ये फार्मर के पास 5 से 10% एरिया पे होते हैं। जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसको ये टेक्नोलॉजी जो नई है, इनकी जो सीड मल्टीप्लिकेशन का निज़ाम है वो दुरुस्त करना है, दुरुस्त सिमत में लेके जाना है। और ये 35-40% पे एरिया पे नई वैरायटी का सीड जो लास्ट 5 ईयर में रिलीज हुई है, ये लेके जाना किसान के साथ। हमें इसी की कमी थी, हमें हैंड होल्डिंग चाहिए थी कि जो टेक्नोलॉजी हम बना के बैठे हुए हैं उनको किसान तक जो है पहुँचाने का जो निज़ाम है, जो कमी बेशी है वो कैसे दूर की जाए, खा वो लेजिस्लेशन से हो, खा मतलब कि उसकी मल्टीप्लिकेशन के वसाइल चाहिए हों, और वसाइल जिन्होंने प्रोवाइड कर लिए हैं और उसका जो निज़ाम है वो हमें आता है कैसे बनाना है। तो ये इंटरफेस अब चल रही है। वो एरिया जो कन्वेंशनल थे और ये जो अभी के साहब ने जो बात की है ये हमारे साथ होके भी आए हैं कि वो अनटैप्ड पोटेंशियल हम कहते हैं वैसे लैंग्वेज में, लेकिन ये बेसिकली आपके अंडर डेवलप एरियाज़ हैं, आपके जो सबसे मार्जिनल एरियाज़ हैं, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उनमें है। 8 मिलियन हेक्टेयर वहाँ, ये 16 मिलियन एकड़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के मौजूद हैं जिसमें हाई वैल्यू, और इनको पूरा अदराक है, खा वो कोस्टल एरिया हो, खा वो हमारे डेजर्ट्स हों, खा वो थल हो, खा पूरा बलोचिस्तान के माउंटेन्स हों, खा वो गिलगित के पहाड़ हों, ये सारे के सारे पोटेंशियल एरियाज हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए। डॉक्टर साहब एक ज़ाहिर एक सवाल जहन में ये आता है कि क्या इससे पहले आपने ये तमाम जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं या आपने बताया है कि किस जगह किस चीज़ का पोटेंशियल है, क्या आपने ये पहले बावर कराया जो भी विच एवर द गवर्नमेंट वॉज, इससे पहले जितनी हुकूमतें रही हैं, क्या उनके लोगों को या जो भी उनके फोकल पर्सन इन अहवाल से थे आपने उनको बताया कि ये तमाम चीज़ें थी? क्योंकि ऐसा क्यों महसूस होता है कि ये एक वो एरिया है जिस पे हमने कभी काम ही नहीं किया। मैं मैडम आपको ये बताया नहीं, सिर्फ मेरे पास 10 साल का मैं रिकॉर्ड आपको दे सकता हूँ कितने प्रोजेक्ट हमने सबमिट किए। अच्छा, यानी ये जो रोद कोई सिस्टम है इसमें 7 मिलियन हेक्टेयर का एरिया मौजूद है रोद कोई में। रोद कोई के प्रोजेक्ट पिछले 10 साल में जितनी हुकूमतें आई हमने हर हुकूमत के सामने पेश किए। हमने चाय को क्योंकि चाय की हमारी हमने आइडेंटिफाई किया कि हम बहुत बड़ी इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल की बहुत बड़ी इंपोर्ट करते हैं। हमने बहुत सारे मनसूबे जो है ये ना सिर्फ बताए लोगों को, ना पोटेंशियल सिर्फ बताया, बड़े बड़े फोरम पे मनसूबे बना के प्लान बना के दिए, लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं, जो भी वजीर है या जो भी वजीर और उसके बाद प्लानिंग कमीशन में भेजे। अच्छा, फिर क्या DDW लेवल, लेकिन उसके बाद एलोकेशन होती थी 1 बिलियन रुपीस की। मैं खुद प्लानिंग कमीशन में एज ए मेंबर रहा हूँ, मेरे हाथ से ये प्लान निकलते रहे हैं। मैंने पिछले दौर के 1.5 बिलियन के मनसूबे, जिसमें शर्म आती थी मुझे तो कि मैं वहाँ एक ऐसे सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्लानिंग कमीशन में जिसकी एलोकेशन सिर्फ 1.5 बिलियन है। और जब मैं वहाँ से वापस यहाँ PRC वैसे चेयरमैन आया तो इस हुकूमत के आते ही 12 बिलियन के मनसूबे जो हैं हमने उस साल जो है मैंने खुद मेरे हाथों से अप्रूव हुए थे। तो उसके अब तो उसमें जो इस वक्त है, ये तो आपको जिम्मे साहब बताएंगे कि फर्दर कमिटमेंट्स क्या हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जी अब पैसे की कमी नज़र नहीं आ रही। यहाँ तनख्वाहें यहाँ नहीं मिल रही थी, पेंशनें नहीं मिल रही थी, 5-5 साल से लोग बेचारे परेशान थे। इस हुकूमत ने आके उनकी दादरसी की है, उनको पहले तो नदारों को उनकी जो लाइबिलिटीज है वो भी दी हैं, और उसके बाद रिसर्च के लिए फंड्स में जो इजाफा चाहिए था बेसिक लेवल का वो कर चुके हैं, और मजीद कमिटमेंट्स। सही, राइट। ये मजीद कमिटमेंट्स के ऊपर भी ज़ाहिर है बात करनी ज़रूरी है कि वो क्या हैं, और इन अहवाल से अगर इतना फोकस है तो ये किधर आगे जाएगा, क्योंकि इदारों को जब तक मुस्तहकम नहीं किया जाएगा ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। इदारे किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी का काम अदा करते हैं। तो खोकर साहब, ये जो किसानों के हवाले से बात है, आपकी आइडेंटिफाई करते हैं, आपने अपने पहले वाले रिमार्क्स में ज़रूर ये तस्करा किया कि हमने अपनी कॉटन क्रॉप किस तरह से तबाह की, उसमें पॉलिसीज़ का क्या अमल दखल था, तमाम जो कॉटन क्रॉप थी उसको रिप्लेस कर दिया गया शुगर केन से, मतलब ये तबाहकारियां थी बिल्कुल। और आप देखें कि हम कॉटन प्रोड्यूसिंग होने के बावजूद हमारा ये हाल है कि आप बांग्लादेश में देखें कि वो लोग कॉटन प्रोड्यूसिंग ना होने के बावजूद उनकी आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स देखें। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, दुनिया में कॉटन पे जदीद टेक्नोलॉजी है वो 2002 में आई, बाकी तमाम ममालिक ने, इंडिया ने 2004 में ले, लेकिन हम आज तक उसको नहीं अपना सके। हमने BT जीन लिया, वो भी बुलगढ़ 1, वो भी चोरी का है हमारे पास, हमने कोई उसका मनसेंटो से चोरी का है, हमने किसी कंपनी से कोई डील नहीं की थी। अच्छा, इसलिए वो अपनी कुव्वत मुदाफ़त खो चुका है। दुनिया बुलगढ़ 3-4 पे चली गई, हम वहीं खड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हम एवरेज 28 मन पैदावार ले रहे हैं और वही पोटेंशियल 50-60 मन का है, उसकी जो वजूहत हैं वो ये हैं जी। काश्तकार के पास हुकूमत की तरफ से पिछले सालों में जो मैंने देखा है एक्सटेंशन सर्विस का ना होने के बराबर है। वो इसलिए, आप पंजाब को ले लें, क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब में तकरीबन 23,900 मवाज़ियात हैं जो वहाँ पे एग्रीकल्चर अफसर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ तहसीलों में, वो 600 हैं। और 600 के पास काम जो है ना, वो काम उनके पास है इस वक्त। वो उन्होंने पेस्टिसाइड चेक करनी है, उन्होंने फर्टिलाइज़र चेक करनी है, उन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटी
में जाना है, वहाँ पे उनको बत्ती भी लगनी है, फिर उन्होंने पोलियो के टीके भी लगवाने हैं, यानी कि वो बजाय एक्सटेंशन में वो फील्ड में रहें, फार्म पे रहें, ज़मीन के साथ रहें, अब उसकी बजाय वो डीलर के पास होते हैं। इसलिए काश्तकार को एक्सटेंशन सर्विस नहीं मिलती, उसके पास छोटे काश्तकार के पास इतना नॉलेज नहीं है। एक दूसरा, उसको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंस का है, वो भी हुकूमत ने उसका हल नहीं किया, यानी उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती गई है। फिर वैसे आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो छोटे किसानों को या किसी भी छोटे बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए अभी भी बैंक्स बड़े रिलक्टेंट हैं फाइनेंसिंग करने को। नहीं, देखिए काश्तकार के तो प्रॉब्लम थे ना, मैं इतने प्रॉब्लम काश्तकार के, छोटे काश्तकार के तो और ज्यादा प्रॉब्लम थे। फिर हमने एक चीज और की, अगर सब्सिडी कोई थोड़ी बहुत हुकूमत ने दी, उसमें हमने ज़राअत की बात नहीं की, उसमें एक तकसीम कर दी, छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार, हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बना दिया गया। यानी हमने अपनी पैदावार बढ़ाने वाले सोचा ही नहीं है। और ये काम आज से शुरू नहीं हुआ, मैं तो कहता हूँ कि कोई ये इंटरनेशनल एजेंडा था। 1960 में जब आपकी लायलपुर यूनिवर्सिटी थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जब इंडिया ने लुधियाना यूनिवर्सिटी बनाई तो उन्होंने मॉडल उसको लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उससे रिसर्च और एक्सटेंशन ले ली। अब बच्चे वहां पे जो पढ़ने जाते हैं वो बाबू बन के आते हैं, क्योंकि वहां पे रिसर्च नहीं है, वहां पे एक्सटेंशन सर्वे, पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास है। और यहाँ रिसर्च के इदारों के साथ ये डॉक्टर साहब कुदरती तशरीफ फरमाया, ये DG NARC थे 2015 में, और उस वक्त की हुकूमत NARC की ज़मीन पे कॉलोनी बना रही थी। अब उस वक्त इनके कुछ साइंसदानों ने मेरे साथ रब्ता किया। अच्छा। और आप यकीन कर लें, मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता कि मुझे कितनी तकलीफ हुई कि क्या हम अपने रिसर्च के इदारों ज़मीन पे कॉलोनी बनाएंगे। हमने वहां से 3-4 हज़ार काश्तकार आके यहाँ हमने पार्लियामेंट को बंद किया, हमारे ऊपर शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ। अच्छा, उन्होंने 2015 वाटर कैनों का इस्तेमाल हुआ, हम गिरफ्तार हुए, मैं खुद जहाँ अंदर रहा। अच्छा, इसीलिए उसके बाद हम यहाँ पे हाई कोर्ट में भी गए, हमने रिट भी की, हमने पूरी तरह से कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे खोकर साहब, ये वैसे सॉरी, लेकिन ये मैं सिर्फ ये रेकन करना चाहती हूँ कि हस्बे मामूली एक चीज़ लगती थी कि जब भी बजट होता था, किसानों की तरफ से सबसे जो खास जो मेजर प्रोटेस्ट होते थे, उनमें से सरे फहरिस्त किसानों का एहतजाज होता था। देखिए जी, इस्लामाबाद में बजट के ऊपर से मैंने आके एहतजाज किया है। उस वक्त 2017 में हमने किया था, जब हमारे पास उस वक्त भी शेलिंग भी हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन जो 2015 में एहतजाज किया था, उस एहतजाज करने का जो मकसद था कि क्या हमने अपनी जो रिसर्च के इदारों पे कॉलोनियां बनानी है। आप यकीन करें, उसके बाद आपका सेंट्रल कॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, उसकी जमीन पुलिस को दे दी गई, तब हमने इस एहतजाज किया। सही। अब आप ये आज भी इस हुकूमत ने भी एक चीज, जनूबी पंजाब सूबे एक भावलपुर के रिसर्च की जमीन लेके कर रहे हैं, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वजीर आज़म साहब को लिखूंगा भी सही, क्योंकि रिसर्च के इदारे जो है ना, क्योंकि जहाँ पर रिसर्च के इदारे हैं ना, उनके पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा होता है, वो वहां से शिफ्ट ही नहीं हो सकता। अब आप ये देखें ना, अभी चीमा साहब फरमा रहे थे कि 2.2% हमारी आबादी बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से क्या एग्रीकल्चर की ग्रोथ है, क्या हमने सपोर्ट। अब आप ये देखें हम कहाँ खड़े हैं जी। जब पाकिस्तान बना है, पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए, 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला तकरीबन 1 अरब 22 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम सिर्फ 22 करोड़ की आबादी के लिए हम हर चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। और खोकर साहब, ये इसी जाहिर है आपकी कंटिन्यूटी से इसी का फायदा उठाते हुए मैंने चीमा साहब से भी मैंने ये अर्ज किया था कि क्या वजह है इसकी कि हम अभी इस मरतबा तो हमने बम्बर क्रॉप का अभी तस्करा किया, और फिर हमें फिर एक मरतबा दरामद करनी पड़ी बिलखुसूस गंदम की। आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं? मैं आपको उसकी वजह जो है, वजह यह है कि पिछले साल जो हमारा इशू बना कि हमारी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से कम थी, स्मगल हुई। सही। इस दफा काश्तकार ने देखा ना, फिर साथ साथ आपके पास जो रिजर्व थे वो खत्म हो गए। इस दफा काश्तकार को जब अच्छी प्राइस लगी, काश्तकार ने मेहनत की, अल्लाह ताला ने भी मेहरबानी की और उसको अच्छी पैदावार सही। लेकिन आपके पास रिजर्व नहीं पड़े इस वक्त। अब वो रिजर्व रखना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, बल्कि वो जिम्मेदारी आज से नहीं है, वो जिम्मेदारी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त से है, ठीक है ना। उस वक्त से ये चीजें लाजमी हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरीके से इस चीजों को फोकस कर रहे हैं, ज़राअत पे तो टाइम ही नहीं लगता। ज़राअत को बेहतर करने के लिए आप यकीन कर लें कि अभी काश्तकार को बेहतर इनपुट्स मिल जाए, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए, उसका मार्केटिंग मैकेनिज्म बेहतर हो जाए, फौरी अगली फसल पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जहां काश्तकार को पता ही नहीं होता कि मैं मंडी में कोई चीज लेके गया हूं, सुबह क्या रेट है, दोपहर के शाम को क्या रेट है, जबकि दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को काश्त करने से 2 साल पहले पता होता है कि 2 साल बाद में ये चीज काश्त करूंगा और मुझे ये रेट मिलेगा और मेरी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो। यहाँ हमें ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता होता है, ना हमें मार्केटिंग
वहाँ हमें रेट का पता था कि हमें क्या रेट मिलेगा। अगर काश्तकार को ये तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये खान साहब से हमारी पिछले दिनों में मुलाकात भी हुई है, आप यकीन करें कि एक हमारे ऊपर IMF के प्रेशर पे GST लग रही थी, तो मैंने जब प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा तुम फिक्र न करो, उन्होंने अपनी बात पे पहरा दिया। अच्छा, ये होती है कमिटमेंट। सही है। अगर इसी तरीके से खान साहब अगर हमारे साथ वो कमिटमेंट निभाते रहे, ये जो कहते हैं आड़ती का रोल और मिडिलमैन तो खत्म हो जाएंगे और डायरेक्ट किसानों को फायदा मिलेगा, मैं आपको ये ऐसा इसमें वक्त लगेगा। नहीं, ये वो काम नहीं है कि कौन अल्लाह ताला कहता है कौन तुझा फाये कौन पस वो हो गया। इस पे हुकूमत अगर आज काम शुरू करती है तो मैं कहता हूं कि कम से कम हुकूमत को 4-5 साल चाहिए मिडिलमैन को खत्म करने के लिए। ठीक है, राइट। इतनी जल्दी वाला काम नहीं। जाहिर है, ऑब्वियसली ये तो चीमा साहब, ये जाहिर है तकलीफ या जो ग्रीवेंसेस हैं वो तो बहुत सारी हैं, अभी आपने भी सुनी, लेकिन ये कि कुछ एतमाद का भी इजहार बाय एंड लार्ज दोनों हजरात ने किया है। अब ये बताएं कि आगे फ्यूचरिस्टिकली क्या फिर है, क्या रोड मैप है और जैसे कहते हैं तसल्ली क्या है। और आप तो इससे पहले मेरे साथ सियासी नशिस्तों पे बल्कि आपसे ज़्यादा इत्तेफाक रहा, ये भी बताएं कोई ऐसा दिन आए कि हम गंदम का भी कोई बहरान ना देखें, चीनी का भी कोई हम बहरान ना देखें, कोई कमीशन ना बनाना पड़े, कोई इंक्वायरी ना करनी पड़े, हम जैसे एक ज़राई मुल्क हैं, हम इन एसेंस उस चीज़ को पूरा करें। देखिए, इसमें आप कह लें कि ये जो पूरा करना ये तरजीह नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। 22 करोड़ लोगों के लिए मेजर्ड खुराक आप नहीं पैदा कर सकते कि जी आप बराबर बराबर कर जाएं। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप एक्सपोर्टर होंगे, बुरा परफॉर्म करेंगे तो आप इंपोर्टर होंगे। लिहाजा आपके पास ऑप्शन नहीं है मीडियम परफॉर्म करने का या जस्ट अबव एवरेज परफॉर्म करने का, आपने एक्सेल करना है। आप एक्सेल करेंगे तो इतने वसाइल हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब बात करेंगे 2 करोड़ एकड़ तकरीबन इस वक्त भी है जो बड़ी जल्दी आबाद हो सकता है। हमारे पास इतना पानी गुजारे लायक है कि जो हम इस अकल से इस्तेमाल करें तो हम या फसलों का इंतखाब ठीक करें, इलाकों का जिस तरह आइडेंटिफाई किए उस हिसाब से करें, तो ये आप कह लें कि हम 2 करोड़ एकड़ बड़ी जल्दी आबाद कर सकते हैं। फिर यू कैन से कि हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं और टारगेट ये होना चाहिए कि हम एक्सपोर्टर बनें, क्योंकि इस वक्त मैं बार बार बात कर रहा हूँ, हम 48% कम खा रहे हैं। जब 48% ग्लोबल एवरेज से कम खा रहे हैं तो ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात बेशक, है। बेशक। ये बड़ी ही आप कह लें कि बेचारगी की कसम पुरसी वाली गुर्बत, आप कह लें भूख नंग, वो बात है। ये कोई ऐसा कोई इज्जत वाला मकाम, ये कोई सेहत वाला या कोई आगे कोई एसेट बनाने वाला नहीं है। सो हमें आप कह लें कि पूरी जितनी हिस्ट्री हमारी 74 साल 74 ईयर उससे हट के करना होगा। मैं बात कर रहा था अभी कि रिसेंटली जब ये आई है डॉक्टर बोरलाल ने जो काम किया कि मैक्सी पाक गंदम जब आई, छोटी कद की गंदम आई तो पैदावार बढ़ गई। हमारी पाकिस्तान की पैदावार जिस वक्त 16 मन से 25 मन हो गई, 16 मन से जब 24 या 25 मन पैदावार हुई उस वक्त भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता रहा। वजह क्या थी कि हमारी आबादी के बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा रही और हमारी ग्रेन की प्रोडक्शन जो है उसके बढ़ने की रफ्तार कम रही। लिहाजा हम कभी कभी अपने आप कह लें कि पूरे आ जाते हैं और कभी हम इम्पोर्टर होते हैं। सो आपको जिसे कहते हैं ना वन लीप में, अब ये 7 साल के वन लीप में आपको जाना होगा कि अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी मैनेजमेंट को और फार्मर को इस अंदाज़ में मोबिलाइज़ करना होगा, अपनी ज़राअत के डिज़ाइन को इस अंदाज़ में मोबिलाइज़ करना होगा, बदलना होगा कि आप एक्सपोर्टर बने। जब एक्सपोर्टर बने तो ये दुनिया ने किया है। हमारे पास 2.56 कनाल ज़मीन है, 2.56 कनाल ज़मीन में हम ये कर सकते हैं। लिहाजा लेकिन करेगा वही जो आप कह लें कि जिसका दिमाग काम कर रहा होगा, जो फ्यूचर में देख सकेगा, जो दुनिया को देख सकता है, जो चीज़ों को रिलेट कर सकता है, जो इन टोटलिटी देखे और जिसको ये फ़िक्र हो कि मैंने अपनी कौम को भूखा नहीं रहने देना। सो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो आदमी है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो आदमी हैं कि जो कौम को भूखा नहीं रहने देना चाहते, जो आप कह लें कि जो सेंसिटिव हैं, जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं इस बात पे कि कौम जो है भूखी है या आप कह लें अंडर नरिश्ड है। अंडर नरिश्ड का जिक्र करते हुए उनकी आवाज़ बदल जाती है। अंडर नरिश्ड का जिक्र करते हुए बड़े पैशन से बात करते हैं कि ये नहीं, ये हमारी किस्मत नहीं थी, ना हम इसलिए आज़ाद हुए थे, ना ये मुल्क इसलिए बना था कि यहाँ के लोग भूखे रहें। लिहाजा ये जो फ्यूचर की बात आप कर रही हैं, फ्यूचर में एक्सपोर्ट के आप कह लें इंपोर्ट के हवाले से बात करें तो इंपोर्ट अगले साल आप नहीं करेंगे। पहली बात ये तो बहुत बड़ा आपने आपकी चीनी अगले साल एक्सेस होगी, आपकी गंदम अगले साल एक्सेस होगी, चावल आपका पहले एक्सेस है। जो मकई की आप कह रहे जो इशू था वो साल्व हो जाएगा, मकई बेहतर होना शुरू होगी। फर्दर हम मकई का इशू साल्व होने से मुराद ये कि हम अपनी पोल्ट्री को, हम अपनी लाइफ स्टॉक को फीड सही कर सकें। ठीक है, फिर हम आप कह लें कि जितनी आपकी बंजर ज़मीनें हैं, बंजर ज़मीनों में, कड़वे पानी वाली ज़मीनों में
फ़िश कल्चर को हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि फ़िश जो है वो लोग ज़्यादा खाएं ताकि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो। फिर हमने महंगी होने की वजह से जो दालें कम खाना शुरू कर दी। हमारे यहाँ दुनिया में 15% प्रोटीन जो है दालों से आती है। हमारे यहाँ ये हम पहले 15-16 किलो दाल खाते थे, 14 किलो तकरीबन, 14 किलो से हम आगे 7 किलो पे। 7 किलो पे इसलिए है कि दाल महंगी हो गई। हम अपनी दालों में 2 चीज़ें ऐड कर रहे हैं। चने की पैदावार कम होती है, मूंगी की पैदावार ज़्यादा है, हम मूंगी को रवाज दे रहे हैं एक तीसरी फसल के तौर पर। फिर हम जो आप कह लें कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे मटर बहुत खाया जाता है एज ए प्रोटीन सोर्स, मसलन ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। हमारे यहाँ मटर जो है ये कोई 3 महीने की एक फसल बनती है, जहाँ पे आप कह लें कि सितंबर में काश्त करें और दिसंबर में आपकी फसल फारग हो जाए, आगे आप मकई काश्त कर सकें। इसको मटर को हम रवाज देना चाह रहे हैं कि हम अपनी दालों में इसको ऐड करें। फिर जो दुनिया में 2 फसलें पिछले सालों में बहुत बड़ी हैं, पिछले 20 सालों में, वो है आपकी मकई और सोयाबीन। सोयाबीन को ऐसी वंडर क्रॉप है कि इसे किंग बीन कहा जाता है। किंग बीन इसलिए है कि इसमें प्रोटीन की मिकदार भी बड़ी हाई है, इसमें ऑयल बड़ा अच्छा है, फिर इसकी जो आप कह लें कि जो जिसके बेनिफिट्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए वो बड़े वंडरफुल हैं। लिहाजा ये हम इस वक्त $1.1 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, 1.1 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे हैं। हम इसको लेके जा रहे हैं 2 मिलियन एकड़ पे। 2 मिलियन एकड़ पे जब हम जाएंगे तो हम फ्यूचर की ज़रूरियात भी पूरी कर लेंगे और इसको सेल्फ सफिशिएंट भी हो जाएंगे। हम अपनी खुराक में जो 2 चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं, एक आपका सोयाबीन है और एक आपका मेज़ ज़्यादा है। फिर आपका जो आलू है जो एक दिन में 9 मन निकलता है 1 एकड़ से, उसको हम एक दिन में तक 3 मन एकड़ से निकलता है। और आपकी गंदम 9 किलो निकलती है एकड़ से और आपकी मकई 1 मन एकड़ से निकलती है। तो जो फसल 3 मन निकलती है उसकी कार्बोहाइड्रेट उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है या उसकी कार्बो वो ज़्यादा है। और फिर एक चीज़ और इसमें अंडरस्टैंड करें कि जो आलू है इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि इसमें पोटाश ज़्यादा होता है, पोटाशियम ज़्यादा होता है। पोटाशियम ज़्यादा आपको आपके जो है ना क्या नाम है जो आपका कह लें कि आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प करता है। ये आप करें वक्त की क्योंकि कमी है, मुझे यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। यकीनन बहुत सारी पॉइंट्स हैं हमारे पास जिस पे मजीद बात कर सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक, ये मौजू इटसेल्फ बहुत वसी है। खैर एम्बिशियस टारगेट्स अपने लिए हुकूमत ने रखे हैं, लेकिन एक पॉजिटिविटी भी साथ है कि ये अचीव हो जाएंगे। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। इस अच्छे नोट पर वाइंड अप करते हैं। जमशेद इकबाल चीमा मेरे साथ थे, खालिद महमूद खोकर, डॉक्टर मोहम्मद अजीम। इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।